उत्तराखंड में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड के कई युवा राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं गोल्डन गर्ल मानसी नेगी। चमोली जिले के दशोली विकासखंड के मजोठी गांव निवासी मानसी नेगी ने जब से दौड़ना शुरू किया तो स्वर्ण पदक से कम कुछ हासिल नहीं किया। सामान्य परिवार से निकली मानसी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने खेल को न सिर्फ जारी रखा बल्कि हर स्तर पर अपने कोच, परिवार और समर्थकों की उम्मीदों पर खरी उतरी हैं। उनका जन्म 3 मई 2003 को हुआ था। मानसी के पिता का नाम लखपत सिंह और मां का नाम शकुंतला देवी है। मानसी के घर की पारिवारिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उनकी मां ने दूध बेचकर बेटी के सपनों को उड़ान दी। मानसी को पहाड़ की कठिन परिस्थितियों के साथ स्कूल और घर की जिम्मेदारियों ने भी बहुत कुछ सिखाया है। 2016 में पिता के निधन के बाद मानसी के लिए मानो सब ठहर सा गया। इसके बावजूद मानसी की मां शकुंतला देवी ने बेटी को खिलाड़ी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आज मानसी विश्व में उत्तराखंड और देश का परचम विश्व में लहरा रही हैं। पहाड़ की पथरीली पगडंडियों पर दौड़ने से मानसी ने अपना सफर शुरू किया। इस बीच उन्होंने किन मुश्किलों का सामना किया और कैसे उन्हें पार कर विश्व फलक पर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, सुनिए उड़न परी मानसी नेगी की कहानी उन्हीं की जुबानी दीक्षा गौतम के संग हमारे खास कार्यक्रम आपकी बात संवाद 365 के साथ। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा गौतम और आप देख रहे हैं संवाद 365 का खास कार्यक्रम आपकी बात संवाद 365 के साथ। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद है जिन्हें पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने हुनर के डंके बजाकर इन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। इसके साथ ही अपने परिवार का और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। इन्हें 2022 और 23 के लिए तीलू रोहतली सम्मान से नवाजा गया है। पहाड़ की पगडंडियों में दौड़ते हुए इनकी उड़ान अभी भी जारी है। ये है हमारे साथ मानसी नेगी। आज इनसे खास बातचीत करेंगे। मानसी, स्वागत है आपका संवाद 365 पर। थैंक यू मैम। तो सबसे पहले कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। तो आपकी हम सबसे पहले तो जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आप चमोली के एक छोटे से गांव से आती हैं। वहाँ पर किस तरीके से आपने पढ़ाई शुरू करी और पढ़ाई के बाद आप कैसे स्पोर्ट्स में आए और फिर स्पोर्ट्स से स्कूल में खेलने से लेकर फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपने गोल्ड मेडल जीता। तो ये सफ़र कैसा रहा? जी, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मेरे गांव जो कि मजोठी है वहाँ से हुई है। बाकी आगे कक्षा 4 की पढ़ाई मैंने गोपेश्वर शहर से किया और उसके बाद आगे की पढ़ाई इंटर का मैंने देहरादून से किया। ऐसे ऐसे करके मेरा स्पोर्ट्स का करियर स्टार्ट हुआ। तो मेरा स्पोर्ट्स में पहले ही से रुचि थी स्कूल टाइम से ही। तो स्कूल के अच्छे टीचर्स थे और अच्छे पीटीआई जो स्कूल में बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि चलो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो। तो वहाँ से एक प्लेटफॉर्म टाइप का भी मिला और इंटरेस्ट भी बढ़ा क्योंकि हमसे जो स्कूल के और बड़े स्टूडेंट थे वो पार्टिसिपेट करते थे तो हम भी करने लगे। तो इसी तरीके से मेरा स्पोर्ट्स करियर शुरू हुआ। और जैसे कि हमारे गोपेश्वर में क्रॉस कंट्री होती है हर जैसे शुभ अवसर 2 अक्टूबर हो गया, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी, इस मौके पर वहाँ पे क्रॉस कंट्री हो गया। तो स्कूल की टीम बन के वहाँ पे क्रॉस कंट्री में पार्टिसिपेट करने जाते हैं। तो ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स में जुड़े रहे और ऐसे स्पोर्ट्स का करियर शुरू हुआ। कितनी उम्र से आपने खेलना शुरू किया था मानसी? मैंने वैसे तो कक्षा 4-5 से मैंने खेल के क्षेत्र में थोड़ा रुचि रखनी शुरू की क्योंकि मेरा भाई भी जो था वो स्पोर्ट्स पर्सन था, हॉकी प्लेयर। तो वो स्टेडियम जाता था तो मेरे को भी घर वाले भेज देते थे जाओ। तो इस स्कूल से ही मेरा खेल का सफ़र शुरू हुआ। तो खेल में तो आप थी, तो आपको ऐसा कब लगा कि आपको जो वॉक रेस में ही आगे जाना है? ये कब लगा आपको? इस पर कब इंटरेस्ट आया? जो स्कूल का जैसे स्कूल में कंपटीशन होते हैं ना एक्टिविटीज़, उनमें पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे पता चला कि ब्लॉक स्तरीय रैलियाँ भी होती है। फिर ऐसे करके मैंने भी पार्टिसिपेट करने लगी। तो मेरा भी स्कूल के कंपटीशनों में नाम आने लगा। तो आगे रुचि बढ़ने लगी क्योंकि मुझे पहले ही से शौक है घूमने का। तो हमारा जो बेसिकली टूर्नामेंट बाहर जाते हैं तो गौचर हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम वहाँ पर होता है खेल का। तो इसी के कारण थोड़ा घूमने का माहौल ही बनता है और दोस्तों के साथ रह भी जाते हैं। तो
धीरे धीरे करके मैं भी उनमें पार्टिसिपेट करने लग गई और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी। तो स्कूल के जो भी कंपटीशन हुए उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, मेडल विन किया, ऐसे करके ब्लॉक स्तर, फिर डिस्ट्रिक्ट पे, फिर स्टेट पे। फिर जब मैं क्लास 8th में थी तो तब मेरे को पहला मौका मिला नेशनल खेलने का। वो हमारा केरला में हुआ था, केरला स्टेट में। तो उस टाइम मैं रनिंग करती थी, तो रनिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करके वहाँ पर अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया स्कूल गेम्स में। फिर जैसे स्कूल मेरा चेंज हुआ, जैसे कि मैंने बताया, आगे की पढ़ाई के लिए मैं गोपेश्वर आई। तो जो मेरी 4th और 8th तक की पढ़ाई थी वो नेशनल पब्लिक स्कूल में भी। फिर आगे की पढ़ाई 9वीं और 10वीं की मैंने हाई स्कूल GGHS नेगवाड़ में किया। वहाँ पर स्कूल के PTI मैम सपोर्टिव थी, श्रीमती लता जिंकवाण। तो स्कूल से भी एक प्रोत्साहन मिला कि करो, और खेल को बढ़ावा मिला। तो और जैसे कि गोपेश्वर में क्रॉस कंट्री होती है, वहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करने लगी। तो वहाँ पे देखा, ट्रेनिंग करी, तो उसमें मैंने रेस वॉक शुरू किया और फिर नेशनल खेला। फिर क्लास 10th में जब मेरा हाई स्कूल का एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम के बाद मैं पास नेशनल जो कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुए थे दिल्ली में, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ मेरा गोल्ड आ गया। तो वो मेरा एक पहला नेशनल था जब मैंने गोल्ड मेडल जीता। तो फिर वहाँ से फिर मेरा करियर और इम्प्रूव हुआ स्पोर्ट्स के लिए। तब मैं आगे यहाँ देहरादून, फिर यहाँ देहरादून में रही 11th 12th में। यहीं से मैंने इंटर किया और आगे का स्पोर्ट्स करियर को इम्प्रूव किया, और फिर धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता ही रहा। घर में अक्सर ऐसा कहा जाता था, अब तो नहीं लेकिन पहले ऐसा होता था कि बोला जाता था कि खेलो मत, पढ़ो, पढ़ने से ही करियर बनेगा। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? आपको बोला गया हो, खेलने से रोका गया हो? नहीं, ऐसा तो अभी बहुत जगह है, बट मेरे घर में इतना वो नहीं था। बस ये था कि हाँ, कि पहले पढ़ो, पढ़ाई पे तो ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ता है क्योंकि वो ज़रूरी भी है। पर खेल एक ऐसा फील्ड है, उसमें अगर इंटरेस्ट हो तो बहुत सारी चीज़ें खेल में ही सीखी जाती है। तो ऐसी हम घर में पढ़ाई, मेरा भाई स्पोर्ट्स प्लेयर था तो वो खेलता था, तो फिर उतना दिक्कत तो नहीं था। बट ये था कि थोड़ा सा अकेले बाहर जाना, तो उस चीज़ में थोड़ा बंदिश थी। पर जब मेडल लाने लगे और थोड़ा सा लड़ाइयाँ करनी पड़ी कि नहीं मेरे को भी जाना है खेलने, तो तब थोड़ा भेज दिया घर वालों ने भी बाहर खेलने के लिए। आप जब गाँव में थी, जब वहाँ खेला करती थी, तो आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और क्या लगता है कि आज भी वहाँ दिक्कतें हैं कि खिलाड़ी आगे बढ़ नहीं पाते हैं? आप आगे बढ़ गए लेकिन कई ऐसे होंगे जो भी आगे नहीं बढ़ पाते, तो क्या लगता है वो क्या क्या कमियां हैं वहाँ पर? जैसे देखा जाए, गाँव जैसे इलाके से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना ये अभी भी बहुत टफ काम है, क्योंकि एक शहर के अकॉर्डिंग आप गांव की सिचुएशन देखो। बहुत बार तो पेरेंट्स ही, अगर कोई खिलाड़ी घर से कोई बच्चा स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहता है, वो खेलने के लिए उसका इंटरेस्ट भी है, वो खेल भी लेगा, लेकिन वो एक फाइनेंशियली सपोर्ट होता है ना, वो उसको नहीं मिल पाता है और बहुत सारी दिक्कतों का उसका सामना करना पड़ता है। हम कहने के तो बोल देंगे कि खेल लो, लेकिन खेलना और खेल के साथ साथ आगे बढ़ना, और जो जब खिलाड़ी एम बनाता है तो उस एम को पूरा करने के लिए के पास बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। बहुत बार फाइनेंशियली सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, एक बेस होता है, वो कहीं ना कहीं लैक करता है। इस कारण गांव का बच्चा दब जाता है। और यही चीज़ आप शहर में देखो, शहर में सीधे हमको मान लो हम सिंथेटिक ट्रैक पे दौड़ते हैं, ऑलरेडी हमने देखा है, तो उनको वो चीज़ें ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन गांव से जब मैं छोटी थी तो मैंने खुद 2015-16 में सिंथेटिक ट्रैक देखा था, एक रनिंग का। फिर होता ही है कि कुछ नया चीज़, पत्थरों पे भाग के, रोडों पे भाग के, और एक नया टर्फ जैसा सिंथेटिक ट्रैक देखना, तो वो मेरे लिए भी एक आश्चर्यजनक बात थी कि हाँ, मैं आज सिंथेटिक ट्रैक में भाग रही हूँ और कभी ना मैं आगे सिंथेटिक ट्रैक में मेडल जीत पाई। अब तो ये एक मतलब
माइंड वो करता है, सर्च करता है कि हाँ ऐसा भी मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचार हो कि हाँ खिलाड़ी उस लेवल का खेलना है या आगे खेलना, तो उसको एक सपोर्ट मिले। और जैसे कि गांव में जितने भी बच्चे हैं वो कोशिश करते हैं कि हम स्पोर्ट्स से जुड़ें, और बहुत बार पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि ठीक है आगे जाएगी और करेगी फिर वापस आ जाएगी, फिर ये एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब आप गांव से देहरादून आई तो उस बीच आपने कितना स्ट्रगल किया, क्या क्या परेशानी आपको सामना करना पड़ा? जैसे गांव से देहरादून आना एक स्ट्रगल तो था मेरे लिए, बट एक पैशन था मेरे को स्पोर्ट्स के, और अच्छे टीचर्स भी मिले और बहुत सारे अच्छे एथलीट से मेरा इंटरेक्ट हुआ, क्योंकि मैं शुरू से ही खेल से जुड़ी थी और नेशनल जैसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती थी, तो बहुत अलग अलग तरीके के खिलाड़ियों से इंटरेक्ट होता था। तो गांव से लेके मेरा जो देहरादून तक का जो सफ़र है वो थोड़ा टफ भी था और बहुत चीज़ें सीखी भी मैं। उसी बीच जैसे जब 2016 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो वो टफ सिचुएशन था मेरे लिए। फिर धीरे धीरे करके स्कूल की मैडम जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया, कि क्योंकि वो खुद स्पोर्ट्स पर्सन थी और स्कूल की पीटीआई मैम थी, तो उनको ये चीज़ था कि हाँ स्पोर्ट्स में अगर बच्चा कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए जितना उनसे हो सके उन्होंने सपोर्ट किया। और इसी तरीके से मैं देहरादून भी आ पाई। यहाँ पर श्री अनूप बिष्ट सर हैं, उनके पास मैंने ट्रेनिंग किया। वो ऑलरेडी बहुत सारे इंटरनेशनल एथलीट को तैयार कर चुके हैं, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि अगर मुझे रेस वॉकिंग में इंटरेस्ट है, अगर मैं इस लायक कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर निकलूँगी बार। तो सिचुएशन टफ था, बट करना ऑप्शन एक ही था, चलो देखते हैं, करके देखते हैं। अनूप बिष्ट सर की बात आई है, तो आप उनसे कैसे मिली और उनके साथ ट्रेनिंग करना आपको, मतलब वो जो अनुभव है वो बताइए कैसा है? मैं 2018 में मैं गोपेश्वर में मेरा हाई स्कूल हो गया था, तो अब मुझे 11-12 की स्टडी के लिए किसी अच्छे स्कूल और ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि मैं जहाँ से अपना स्पोर्ट्स का करियर और अच्छा कर सकूँ। तो जो मेरी स्कूल की पीटीआई मैम है, जहाँ से मैंने 9th-10th किया, उन्होंने मुझे कहा कि देहरादून में सर हैं, वहाँ पे वो अच्छा ट्रेनिंग करवाते हैं, एक ट्राई कर लो, 1 महीना अगर सही लगे तो आगे की पढ़ाई हम वहीं से कराएंगे। तो मैं आ गई। स्टार्टिंग मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि गांव उधर गोपेश्वर में डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग कर रही थी और देहरादून में आते ही एक माहौल ही चेंज हो गया मेरे लिए और सब नया नया था। तो मैडम के थ्रू मैं सर के पास आई। वहाँ पे सर के पास मैंने अच्छी ट्रेनिंग करी। स्टार्टिंग थोड़ा टफ रहा, क्योंकि जब किसी नए कोच के पास हम ट्रेनिंग करने जाते हैं तो सारा माहौल नया नया सा लगता है। तो धीरे धीरे 2018, 2019, 2020, 21 ऐसे करते करते ट्रेनिंग अच्छा किया। आप अभी यूथ हैं, इस एज में काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो आप अपने आप को फोकस कैसे रखती हैं? हमारे पास एक एम है, हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हमें आगे करना है, क्योंकि बहुत सारे जो यंग हैं वो हमको देखते हैं किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से। तो वो कुछ जो गांव के दूर दराज के खिलाड़ी हैं या बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, वो हमसे चाहते हैं कि हमें भी उनकी तरह बनना है। तो हमारे पास एम है, हम एक एम को लेके कि हम जिन परिस्थितियों से गुजर कर आगे स्पोर्ट्स में कुछ कर रहे हैं, तो हमारी यही उम्मीद रहेगी कि हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना पाएँ यंग एथलीट को, कि ताकि वो भी स्पोर्ट्स से जुड़े, वो भी अपने मम्मी पापा और जितने भी अदर फ्रेंड सर्कल हैं उनको स्पोर्ट्स से जोड़ें, ताकि बहुत सारी चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करें। तो जब हमारे पास कोई एम होता है तो हम फोकस ऑलरेडी हो जाते हैं।
फिर भी आपका जैसे मन करता होगा कहीं मैं घूमने जाऊँ, जैसे आपने कहा कि मुझे घूमने का शौक है, जी। तो पार्टी करूँ, फ्रेंड्स के साथ जाऊँ, घूमूं, मूवी देखूँ, तो फिर उस चीज़ों से आप कैसे मतलब कंट्रोल करती हैं खुद को और एक डिसिप्लिन लाइफ जीती हैं? वैसे एंजॉय करना भी ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि वो एंजॉय पार्ट है एक लाइफ का। और जो मेरा कंपटीशन होते हैं तो उस बीच टाइम मिल जाता है, कंपटीशन अच्छा हुआ तो फिर उसी में ही हम उस चीज़ को सेलिब्रेशन कर देते, तो वही हमारे लिए पार्टी और वो हो जाता है। फिर हम उसके बाद फिर हाँ, आज का दिन ये हो गया, अच्छी ट्रेनिंग हो गई, अच्छा रिजल्ट आ गया, ओके ये पार्टी होगी, ओके यहाँ पे तक ख़त्म। फिर नेक्स्ट कंपटीशन, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं, हमें कंपटीशन मिलता है, हम उसके लिए प्रिपरेशन फिर लग जाते हैं। तो माइंड थोड़ा पॉजिटिव करने के लिए उसी चीज़ में इंजॉयमेंट ढूंढ लेते हैं। तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ बिल्कुल बना के चल रही हैं। हाँ जी। आप अपने रूटीन के बारे में बताइए, आप किस तरीके से सुबह उठती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, डाइट लेती हैं, ताकि आगे जो कोई एथलीट तैयार हो रहा हो उसको भी मदद मिल सके, किस तरीके से करती हैं? जी, जैसे मैं तो किसी कंपटीशन को टारगेट करके हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, बट जो मेरी डेली रूटीन रहती है जब मैं ट्रेनिंग पे रहती हूँ, जैसे मॉर्निंग सुबह उठ जाना, अपना जो मॉर्निंग शेड्यूल होता है ट्रेनिंग का 5 बजे या 4:30 बजे उठ के ट्रेनिंग के लिए चले जाना, ट्रेनिंग से 2-2.5 घंटे ट्रेनिंग करके फिर वापस ब्रेकफास्ट करके थोड़ी सी रेस्ट लेके, क्योंकि मॉर्निंग जो ट्रेनिंग जो होता है उसका थोड़ा सा रिकवरी करके, फिर उसके बाद थोड़ी सी स्टडी करके और फिर लंच टाइम में लंच करके, फिर थोड़ा सा जो टाइम रहता है उसमें अपने जो इम्पोर्टेंट काम है उनको करके, फिर अगेन इवनिंग सेशन में 4 बजे से ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग करके फिर शाम को ट्रेनिंग के आने के बाद थोड़ा सा पूजा करके और खाना खा के फिर सो के, यही एक नॉर्मल रूटीन रहता है जो हमको फॉलो करना पड़ता है बेसिकली। इतना आप ट्रेनिंग करती हैं तो फिर पढ़ने के लिए वक्त और सबसे ज़्यादा मन कैसे बना पाती हैं? क्योंकि आजकल का यूथ है जो डिस्ट्रैक्ट रहता ही है ऑलरेडी, अगर वो इतना सब एक साथ करने लगे तो वो तो पढ़ाई से थोड़ा दूर हो ही जाएगा। तो कैसे आप कुछ बताएंगे कि कैसे आप अपना मन बनाती है पढ़ाई के लिए? जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ को पढ़ो और उस चीज़ को समझो, और जो तुम्हें अच्छा लगता है उस काम को करो तो मन लग जाता है। स्टडीज़ में आपको क्या पढ़ना पसंद है, मतलब आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? स्टडी में जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करती हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स मेरे लिए पैशन है और स्पोर्ट्स के लिए मैं आगे काम कर रही हूँ, और स्पोर्ट्स ने ही बहुत कुछ दिया है और स्पोर्ट्स ने ही डिसिप्लिन बनाना सिखाया है, नए नए लोगों से इंटरेक्ट कराया है। तो जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरीके से और अच्छा जानूँ और अच्छा पहचानूँ कि हाँ किस तरीके से स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया जाए या कैसे करके हम एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सके। कभी लाइफ में ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि नहीं बस अब हमें नहीं करना है, छोड़ देना है, मैं नहीं कर सकती, लेकिन फिर एक अचानक से हिम्मत आती है कि नहीं मैं नहीं छोड़ सकती, मुझे आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ में कभी ऐसा आया, ये ऐसा मौका? ऐसा मौका तो बहुत बार आया। तो कभी बताइए कोई एक ऐसा कुछ हुआ हो जब आपको ऐसा लगा हो कि नहीं मुझे अब नहीं करना? ऐसा मौका डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं। फिर वो क्या हिम्मत देता है आपको कि आप फिर से खड़ी उठती हैं और बोलती नहीं मुझे करना है, आगे बढ़ना है? हाँ, जैसे हम बहुत सारे कंपटीशन मतलब अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी हम कंपटीशन लूज़ कर जाते हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं अब क्या हो गया, पहले तो बहुत मेडल लाते थे अब नहीं आ रहे। बट हमको अपना जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उस पर बिलीव रहता है कि नहीं कोई बात नहीं, इस बार ख़राब हुआ, दूसरी बार भी ख़राब हो जाएगा, तीसरी बार भी ख़राब हो जाएगा, लेकिन एक ना एक दिन वो बहुत अच्छे तरीके से उसका पूरा हिसाब क्लियर टाइप का हो जाएगा। तो वो जो बिलीव सिस्टम है ट्रेनिंग का उस पर ज़्यादा विश्वास रहता है हमको, तो फेसेस फिर हमें उठना पड़ता है। एक वो होता है ना कि नहीं कोई बात नहीं, अगर आज ये जितने भी ये नेगेटिव लोग बोल रहे हैं ना इनको नेक्स्ट टाइम बोलने का मौका नहीं देना है, बस इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। गांव में आपके साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि गांव में अक्सर देखा जाता है स्पोर्ट्स के लिए खासकर लड़की जब आगे आती है तो बहुत सारी बातें बनती है, आपके साथ हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, बट देखा जाए तो लड़कियां गांव का काम भी करती हैं बहुत सारा, और उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो खेल से जुड़े, है ना। तो मेरे घर में तो मेरी मम्मी स्ट्रगल ही करती है और
स्ट्रगल करना ही सिखाया है कि अपना काम खुद करो, पहले जो भी चीज़ें हर चीज़ सीखो, क्योंकि हर चीज़ काम आती है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से जो अच्छी बातें हैं वो चीज़ सीखो और इसी तरीके से आगे बढ़ो और अच्छे पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ो। तो ये वो चीज़ें ध्यान में रख के मैं आगे बढ़ती हूँ कि हाँ, मेरी मम्मी ने मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, फिर भी मैं तो अभी लगी हूँ। बहुत सारे लोग मिलेंगे आगे और औरों की भी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे, उन चीज़ों को भी, उसमें क्या लर्निंग चीज़ें हैं वो सीखूंगी। तो ये पार्ट ऑफ चलता रहता है। अगर आप एथलीट ना होती तो और क्या होती? क्या सोचा है कभी आपने इस बारे में? एथलीट ना होती तो शायद मैं किसी इंस्टीट्यूट में ऐसी, मतलब अभी तक किसी ऐसे संस्था के साथ काम करती होती, क्या पता मेरी शादी भी हो जाती मतलब हो जाती और बहुत सारी चीज़ें हो भी सकती थी, बट ठीक है, मैं खिलाड़ी हूँ। आपको स्पोर्ट्स के अलावा और किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है? मुझे स्पोर्ट्स के अलावा बहुत सारी चीज़ों में है, जैसे नए नए कपड़े, मतलब अलग अलग स्टेट के में ड्रेसिंग कल्चर का वो करना और गाने सुनना और नई नई चीज़ें सीखना और फोटो का शौक है। हाँ जी। आपको कौन इंस्पायर करता है? आपका आइडल कौन है? मुझे ज़्यादा इंस्पायर तो मेरी मम्मी करती है, क्योंकि उसने बहुत सारे स्ट्रगल फेस देखे हैं। तो जब भी मेरा ऐसे कंपटीशन लूज़ करता है तो वो मुझको जैसे मेरी मम्मी गांव में रहती है तो भैंस का घास लाना ये तो और जैसे मैं मान लो कभी कंपटीशन लूज़ कर जाती हूँ तो मेरे से पूछती है आज क्या हुआ तुम्हारा, आज तेरी रेस थी। मैं कब मैं आज 6th हो गई, आज मैं 5th हो गई। तो फिर थोड़ा सा तो उदास रहती हूँ, मन भी नहीं लगता है कि हाँ। फिर मेरे को अपनी भैंसों का एग्जाम्पल देके बोलती है कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, आगे और अच्छा करो। तो फिर उस दिन ऐसा रह जाता है, पर फिर थोड़ा थोड़ा करके ये है कि अच्छा हो जाता है। आपको वो हिम्मत देती है? हिम्मत देती है। और आप आइडल किसे मानती है? मम्मी को ही? हाँ जी। जब आपने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए और नेशनल रिकॉर्ड भी आपने ब्रेक किया, तो वो फीलिंग कैसी होती है? वो फीलिंग अच्छी होती है। सबसे अलग आप इतने सारे लोगों में, इतने सारे खिलाड़ियों में आप अकेले, तो कैसा लगा आपको? जब हम नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, नेशनल में मेडल लेते हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन में मेडल लेते हैं, तो हमें अपने पे एक विश्वास होता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, एक दूर दराज से आके और कम साधनों में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। और सबसे ज़्यादा कि हमारी मेहनत रंग लाती है और बहुत सारे लोग ब्लेसिंग देते हैं अच्छी, तो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग भी काम आती है। और फिर हमें देख देख के और जो निकलना नहीं चाह रहे लेकिन निकलते हैं गांव से कि हम भी स्पोर्ट्स में करें, वो जा रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म बनता है कि हाँ हमने अच्छा किया तो आने वालों के लिए हम रास्ता खोलें कि हाँ वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स से जुड़े। केवल स्पोर्ट्स मेडल विन करने तक का सोच नहीं रखना चाहिए। अगर हम स्पोर्ट्स से जुड़ते हैं तो सबसे पहले हमारी हेल्थ अच्छी होती है, फिर हमारे पास एक काम करने के लिए एक पूरा डिसिप्लिन टाइप का एक वे मिल जाता है कि हाँ नहीं मुझे मेरा काम करना है। पहली प्रायोरिटी हम अपने वर्क को देते हैं और बहुत बार अच्छे अच्छे लोगों से इंटरेक्ट होते हैं और अपनी बात रखने का मौका मिलता है कि हाँ हमारी जो थिंकिंग है कि हम किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकें। ये चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद देती है। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी, किस तरीके से और सुविधाएं बढ़ाई जाए, जो आपको लगता है कि एक कमी है? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? खिलाड़ी को किस तरह से और प्रोत्साहित करना चाहिए? वैसे तो कर ही रही है, लेकिन और किस तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या अपील करना चाहेंगी सरकार से? सरकार वैसे देखा जाए तो अभी खेल क्षेत्रों में काम कर रही है और सरकार का उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास और स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी काम कर रही है। जैसे कि बीते महीनों में थोड़ा सा विवाद हो गया था खेल क्षेत्र में कि नौकरी के लिए कोई प्रावधान निकालो कि हम खिलाड़ी हैं, कम से कम एक खिलाड़ी अगर स्पोर्ट्स कर रहा है तो थोड़ा जॉब सिक्योर रहे तो अच्छा है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जैसे देखा जाए क्लास 12th तक हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो स्ट्रीम
अपना मैथ्स सेक्टर हो या साइंस सेक्टर हो या आर्ट सेक्टर हो, तो ये चीज़ों में एजुकेशन देते हैं 12th तक। लेकिन अगर खिलाड़ी या स्टूडेंट चाहता है कि मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ूं, तो वो 12th के बाद उसके पास कुछ नहीं रहता। वो ये सोचता है कि मैं केवल पढ़ाई कर लूँ, आगे बीए कर लूँ या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ। तो अगर स्पोर्ट्स पर्सन को जॉब सिक्योर हो तो वो केवल अपना फोकस खेल क्षेत्र में करेगा, और खेल क्षेत्र में अगर अच्छे अच्छे खिलाड़ी आगे निकलेंगे तो उससे सबको ही फ़ायदा होगा, हमारा मतलब सरकार को भी, और जो गांव से निकल रहे हैं खिलाड़ी, अच्छे अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी निकलेंगे और सारे मतलब एक माहौल बनेगा। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं हो रहा है अभी काम। जैसे अभी सरकार ने कुछ महीनों पहले ही नौकरी के लिए प्रावधान का वो खुला हुआ है कि अब से आने वाले समय में जो भी खिलाड़ी पदक जीतेगा तो वो उसको सरकार द्वारा नौकरी दी जाएगी उत्तराखंड में। तो देखते हैं ये कितना जल्दी होता है। बाकी अभी सरकार कर रही है काम, तो एक ये अच्छी पहल है कि जितने जल्दी हो सके तो खिलाड़ी इधर उधर ना भटके। आप संवाद 365 के जरिए हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? संवाद 365 के इस प्रोग्राम से मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जितने भी खिलाड़ी हैं, जो छोटे बच्चे हैं, आप उनको स्पोर्ट्स से जोड़ने के लिए प्रेरित करें, और आप भी सभी स्पोर्ट्स से मतलब एक पार्ट बनाए कि नहीं, हमको भी कुछ ना कोई सा भी गेम खेलो और खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, जागरूक करें, और बहुत जो दूर दराज के खिलाड़ी हैं जिनमें अच्छा टैलेंट है उनको निखारने के लिए आगे आएं। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ना चाहते हैं उन पे प्रेशर मत दीजिए कि उसका फलाना का लड़का ये बन गया तुम भी बनो। उसको उस चीज़ की वैल्यू बताओ कि हाँ, अगर तुम स्पोर्ट्स में ये करते हो तो तुम्हें ये फेसेस आते हैं, इसमें साथ देना, और उनको नई नई चीज़ें सिखाने के लिए उनको मोटिवेट करना। तो क्योंकि केवल थोपने से नहीं होता है कि खिलाड़ी बना दो, खिलाड़ी दूसरे के बच्चों को देख के कि तुम्हारा बच्चा ये बन गया मेरा नहीं बन रहा, वो कंपैरिजन मत करो, उसको लर्न सिखाने के उस पे काम करो। तो ये थी हमारे साथ मानसी नेगी, जिन्होंने मुश्किल हालातों में और विपरीत परिस्थितियों को पार कर अपने हुनर के डंके बजाकर विश्व में देश और उत्तराखंड का नाम रोशन किया और हमें कहने पर मजबूर कर दिया है कि वी आर प्राउड ऑफ यू मानसी। थैंक यू। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संवाद 365, और ऐसे ही खास शख्सियतों से हम आपको मिलाते रहेंगे हमारे खास कार्यक्रम आपकी बात संवाद 365 के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें, और एक क्लिक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए डाउनलोड करें संवाद 365 के ऐप को।